हला छात्रों, हम गोलीय दर्पण की बात देखो। अवतल दर्पण, अब दर्पण जैसे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे अवतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, वह किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। क्या होता है? हम बताए थे कि गोलीय दर्पण से हम लोग क्या निकालते हैं? अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। यानी कि जब हम गोलीय खोखले जो गोलीय दर्पण होता है उसको अगर हम बाहर से क्लाई करेंगे तो कौन सा दर्पण का निर्माण होगा? जब गोलीय दर्पण को अगर हम बाहर से क्लाई करेंगे तो कौन सा दर्पण का निर्माण होगा? अवतल दर्पण का। लेकिन जब अगर हम गोलीय दर्पण के अंदर से क्लाई करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। कौन बनेगा? उत्तल दर्पण। तो ये सारा चेंज करना पड़ेगा। आज कितना तारीख है? 3। चलिए आप समझो, देखो चलो, गोलीय दर्पण के बीच में जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? या तो केंद्र है, लेकिन हम कोई फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे? वक्ता केंद्र बोलेंगे। देखो जैसे यह गोलीय दर्पण है, अगर हम इसको बाहर से क्लाई करेंगे, फिर टेढ़ा हो गया ना, अब ठीक है लगभग। चलो कोई बात, अगर हम इसको अगर बाहर से क्लाई करते हैं तो कौन सा दर्पण का निर्माण होता है? अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा हुआ होगा और बाहर से क्या किया होगा? क्लाई किया होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जैसे यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। यहां समझना है, अवतल दर्पण। लेकिन जब हम इसको अंदर से क्लाई करेंगे, यानी किसी भी खोखले गोले को जब हम अंदर से क्लाई करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? उभरा होता है। क्या होता है? उभरा होता है। ठीक है ना। यानी कि जो गोलीय अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वह गोलीय दर्पण का ये क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। और गोलीय दर्पण से हम लोग उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं और अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। यानी कि जब हम बाहर से क्लाई करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। और जब अंदर से क्लाई करेंगे तो, और इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है। क्या होता है? यानी कि यह बाहर की ओर, यह इसका परावर्तक सतह देखो ना, इसका परावर्तक सतह जो है धंसा है कि नहीं इधर की ओर, इसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा होगा। लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। क्या होता है? उठा हुआ होता है। क्या होता है? उठा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, जैसे मान लो कि यह कोई दर्पण है, यहाँ से एक गोलीय दर्पण से एक दर्पण का निर्माण कर दिया। ठीक है। यह कौन सा दर्पण बच गया? अभी अवतल दर्पण बच गया। ठीक है। इसी में हम बता रहे थे कि मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, इस सब के बारे में हम बता रहे थे। आज सबका डिफिनेशन हम बात बताएंगे, तो यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है? सेंटर होता है। यानी कि सेंटर, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र बोलते हैं। और दर्पण का जो बीच वाला कट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण के बीच होकर जो एक लाइन जाती है, मान लो कि वक्ता जैसे सेंटर से होकर हम एक लाइन खींच दिए, तो इसको हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से होकर लाइन गया उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। लेकिन यह सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? और वक्ता केंद्र को हम लोग क्या सूचित करते हैं? सी से। क्या करते हैं? वक्ता केंद्र को क्या सूचित करते हैं? सी से करते हैं। ठीक है। कहाँ हिला रही है उसको? चलो, यानी कि वक्ता केंद्र कहेगा तो उसको क्या सूचित करते हैं? सी से। सी से क्यों करते हैं? क्योंकि यह सेंटर है। लेकिन हमको इसको फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र बोलते हैं। अब देखो, जैसे दर्पण का जो बीच वाला कट होता है, यानी कि यह जो प्रधान अक्ष अब किसी दर्पण से होकर गुजरती है तो उसके जो कट वाला बिंदु होता है, बीच वाला कट बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि दर्पण के बीचों बीच वाला भाग जो कटता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या सूचित करेंगे? पी से। क्या करेंगे? पी से। तो यह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब हम बताए हुए थे कि सेंटर से सेंटर यानी कि वक्ता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? देखो, वक्ता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? और वक्ता त्रिज्या को क्या सूचित करते हैं? आर से। क्या करते हैं? यानी कि यहाँ सी से पी की दूरी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
और यह जो दूरी होगा यह क्या हो जाएगा, वक्ता वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। और वक्ता त्रिज्या को क्या सूचित करेंगे, आर से। स्मॉल आर या कैपिटल आर रहेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। यहां तक हम लोग समझ। और द्वारक क्या बोलते हैं, यानी कि दर्पण का जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। यहां तक हम लोग समझ चुके। अब आता है फोकस दूरी। क्या होता है, जैसे हम बताए थे कि फोकस दूरी भी होता है इसमें। अब फोकस दूरी क्या होता है समझो यहाँ पर। जैसे मान लो किया क्या, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसी अवतल दर्पण में अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर एक और किरण क्या करेंगे, या क्या प्रधान अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं कि ना। यह मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम एक और किरण को दर्पण के सामने क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। क्या करेंगे, जैसे मान लो कि प्रधान अक्ष क्या है ना, उसके समांतर एक और रेखा को जब हम प्रकाशित करेंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहां भी कटेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे उसको। अब कैसे आप समझो। जैसे मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश किरण एक अन्य प्रकाश किरण को हम यहाँ से प्रकाशित किए, यह दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगा ना। तो देखो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य मतलब प्रधान अक्ष पर जहां भी करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको, फोकस दूरी। समझ रहा है कि नहीं आप लोग। यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पर जहां भी कटेगी उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम मान लो कि अगर कोई भी दूसरा किरण, जैसे मान लो कि एक और किरण भी खींचेंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। क्या जाएगी, या नीचे से मान लो कि इसी के समांतर एक प्रकाश किरण को प्रकाशित किए तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे जाएगी, एक और किए। यानी कि जितना भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह कहां पे जाएगी, हमेशा फोकस पे जाएगी। कहां पे जाएगी, यह सिर्फ अवतल दर्पण में बताया। अभी किस में बता रहे हैं, अवतल दर्पण में। यह इतना याद रखना है कि मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरण जाएगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, जिस बिंदु पर कटेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। समझ रहे कि नहीं। अब हम इससे पहले हम सारा चीज बता चुके थे। तो आप लोग जो गोलीय दर्पण बनाए होंगे उसके नीचे सबसे पहले लिखिएगा प्रधान अक्ष क्या है, ठीक है। प्रधान अक्ष देकर डैश दीजिएगा। गोलीय दर्पण बनाए थे ना उस दिन जो बनाए थे गोलीय दर्पण, उसके नीचे से लिखेगा प्रधान अक्ष। सबका हम डिफाइन कर देते, ठीक है। पहला में लिखेगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष लिखो तुम भी। चलो यहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ देखो, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण जाएगी, जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे जाएगी, वह फोकस पे ही जाएगी। कहां पे जाएगी, इतना याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष कौन है ये बोला है कि नहीं। अब इसके समांतर में जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। इसके समांतर जितने भी प्रकाश किरण जाएगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे जाएगी, फोकस पर। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि यह प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर जहां भी कटेगी उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं। और यह प्रकाश के अगर जितना भी रहेगा, लेकिन अगर प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी रहेगा वह सब कहां पे जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। कहां पे जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। तो पहले लिखिए तो प्रधान अक्ष, लिखिए था गोलीय दर्पण का, इसको मिटा दे। हाँ मुख्य प्रधान अक्ष लिखना है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष देकर लिखना है। इसको मिटा देते, लिख देते बोर्ड पर, ठीक है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। लिखो था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर, गोलीय दर्पण के
गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर, गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर, गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर ध्रुव तक, गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर ध्रुव पर, गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर ध्रुव पर, ध्रुव पर खींची गई, ध्रुव पर खींची गई, खींची गई रेखा को, खींची गई रेखा को, रेखा को प्रधाना अक्षीय, प्रधाना अक्षीय मुख्य अक्ष कहते हैं। खींची गई रेखा को प्रधाना अक्षीय मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बता रहे थे कि मान लो कि यह कोई दर्पण है। अब इसमें हम किसको बोलेंगे प्रधान अक्ष, समझ लो यह क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत, यह एक दर्पण है। अब देखो हम बताए थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र, क्या होगा, केंद्र। अब केंद्र से होगा, और दर्पण का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। मान लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुव, और यहाँ से यहाँ की रेखा, यानी कि यह जो दोनों से होकर जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधाना अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रधाना अक्ष। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट नहीं करना बस यहाँ, यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर ध्रुव पर खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधाना अक्ष बोलेंगे। अब उसके आगे लिखे था नहीं, फिगर नहीं बनाना, अभी उसे प्रधाना अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, बुक लाओ ना, बुक नहीं है किसी के पास, होटल है, ला बैग लाओ तो बुक, दोनों उसको, हाँ लिखो था गोलीय, इसमें लिखना है वक्ता केंद्र में, लिखो था गोलीय दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस, क्या लिखा हुआ, दर्पण जिस खोखले गोले का, ऐसे लिखो, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है, 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 इसे सी से सूचित किया जाता है। हो गया, यानी कि कोई भी दर्पण रहेगा, उत्तल रहे या अवतल दर्पण रहे,
यानी कि उसके दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। जैसे मान लो कि यहाँ पे यह एक अवतल दर्पण, इसको बाहर से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसको हम यह कोई दर्पण है, इसको अगर हम अंदर से अप्लाई करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। तो मान लो कि यह अगर यह उत्तल दर्पण है, यह क्या अवतल दर्पण, तो इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। इसको केंद्र को क्या बोलेंगे, अब यह एक दर्पण है यानी कि यह इसका केंद्र क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्ता केंद्र बनेंगे। ठीक है, चलो अगला लिखो ध्रुव, जल्दी लिखो ध्रुव, ध्रुव डेका डैश दो, ध्रुव देकर डैश देना। लिखो था दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, 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 भाग होता है उस दर्पण के भाग होता है उस दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण के मध्य बिंदु को भाग होता है उस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या पता, कोई बात नहीं, बोला करना। ठीक है ना, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल कहा जाता है, तथा पी से सूचित किया जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल कहा जाता है तथा पी से सूचित किया जाता है, देखो दर्पण के मध्य बिंदु को ना क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई दर्पण है तो बताइए यहाँ से एक रेखा जाएगी तो दर्पण क्या कहाँ पे काटती है, एक मध्य बिंदु पे काटती है कि नहीं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। यानी कि यह तो क्या है, खोखले गोले का भाग है, यानी कि खोखले गोले का जो भाग होता है उस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं, और इसे पी से सूचित किया जाता है। इससे जो सूचित किया जाता है उसको याद रखना है, क्योंकि यही सब आगे आप जब हम पढ़ाएंगे R बराबर Q प्रूफ करना रहता है तो ये सब उसमें काम आता है। ये हो गया दुगो, क्या हो गया, प्रधान अक्ष और वक्ता केंद्र और ध्रुव। उसके बाद लिखे तो फोकस दूरी, फोकस वक्ता त्रिज्या नहीं हुआ, हाँ पहले वक्ता त्रिज्या लिख लीजिए। वक्ता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, और वक्ता त्रिज्या देकर डैश दीजिए। हाँ वक्रता त्रिज्या, ठीक है था, हो गया।
ठीक है, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के हल्ला मत करो, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव के बीच की दूरी को बीच की दूरी को ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या कहा जाता है। कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कैपिटल इसे आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसके केंद्र से होकर और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको क्या सूचित करेंगे? सी। और यह क्या आ जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्रुव। यानी कि पी से क्या आ जाएगा? पोल, यानी कि ध्रुव हो जाए। और यानी सी से पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। सी से पी की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। याद रखना, समझ रहे कि नहीं? इस दर्पण में सब हम बता चुके थे, लेकिन इस सबका डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि इसको आर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लिखिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल, हाँ फोकल बोलते हैं। फोकस दूरी, हो गया? हो गया। देखिए, प्रधाना अक्ष के समांतर 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 आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधाना अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधाना अक्ष के जिस बिंदु पर, दर्पण के बाद प्रधाना अक्ष के परावर्तन के बाद प्रधाना अक्ष के जिस बिंदु पर प्रधाना अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या अब मिलती क्यों लिख रहे हैं बता रहा है। जिस बिंदु पर मिलती है या
मिलती हुई, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, उसे उसे फोकस दूरी कहा जाता है, उसे फोकस दूरी कहा जाता है, उसे फोकस दूरी कहा जाता है, कहा जाता है। सर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से मिलती है, कहाँ लिखा हुआ जिस बिंदु? जिस बिंदु, प्रधाना अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, और बोलते हैं उस पर भी ध्यान दो, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं कहीं पे कैपिटल भी रहता है तो एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसे एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ लिखना। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। हो गया? मिटाया ऊपर वाला, चलो आप समझ लो। अब मान लो कि दर्पण में जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो सब आप पहचान लीजिएगा कि ध्रुव क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, सब पहचान लीजिएगा कि ना। यानी कि दर्पण में जो भी चीज दिया रहेगा वह सब क्या, सबका हम बता दिए कि कौन कौन कैसे कैसे दिया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे हम अभी क्या बताया कि जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, यह मान लो कि यह कोई एक अवतल दर्पण है। क्या अवतल दर्पण है? अभी अवतल दर्पण का डिफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन यह क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसके जो इसके केंद्र से होकर जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा। यहाँ पे केंद्र है तो इसको क्या बोलेंगे, सी। और दर्पण के बीच में करता है उसको क्या बोलते हैं, पी, यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो फोकस दूरी जो होता है ना, वह क्या होता है, यानी कि मुख्य, यह क्या है, मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे या इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे? तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अगर मान लो कि एग्जाम दे दे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है वह दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे जाएगी, तो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे। कहाँ पे जाएगी, फोकस पे। देखो ना, मान लो देखो, जैसे मान लो कि यह कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, या क्या है, प्रकाश किरण। खड़ा उधर लेकर रहते फोकस दूरी के बारे में। तो यानी कि देखो यहाँ क्या बताते हैं कि जहाँ क्या है, प्रधान अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि जो सेंटर और ध्रुव से होकर जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम नीचे या प्रकाश किरण ले या ऊपर लेंगे, अगर यह प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, यानी कि यह दर्पण से परावर्तन के बाद जहां भी जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समझ रहे हो कि नहीं? या यहाँ से भी जाए, यानी कि यह प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा और दर्पण से जब भी परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद कहाँ पे जाएगी, फोकस। जितने भी प्रकाश किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी वो हमेशा कहाँ पे जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे हम बताया है कि सी से पी की दूरी को क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और पी से एफ की दूरी को क्या बोलेंगे, या एफ से पी की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं, बताया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है और जाने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी कि हम कह सकते हैं एफ से पी की दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। क्या होगा, बोलेंगे ना, एफ से पी की दूरी को क्या बोलेंगे, यहीं पे कटता है, यह जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है, मुख्य अक्ष के जो लाइन पर कटता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यानी कि एफ से पी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे। अब बताओ, यह देखो, यह जो वक्ता केंद्र है और यहाँ पे ध्रुव है, तो इसके बीच में लाइन कटा है कि ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे, एग्जाम पूछता है कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है, क्या पूछेगा, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, आर है। क्या,
तब बताओ हम पूछेंगे कि आर बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ। यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ से यहाँ भी क्या है, मान लो कि इसका 2 गुना है कि नहीं। एक मिनट समझो, देखो जैसे यहाँ पी से एफ की दूरी क्या हो जाएगा, पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी तो एफ ही होगा। अब देखो यह जो वक्ता त्रिज्या है इसका 2 गुना है कि नहीं, इसके मध्य बिंदु के बीच में कटा हुआ, समझ रहे कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं जो वक्ता त्रिज्या जो होगा फोकस दूरी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो, क्या होगा। यानी कि हम जब दो को एफ को जोड़ेंगे तब जाकर एक वक्ता त्रिज्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं आप। ये समझो यहाँ से यहाँ के यह जो सेंटर है, सेंटर से पी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं। सेंटर से पी की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्ता त्रिज्या। और वक्ता त्रिज्या के बीच में दर्पण से परावर्तन के बाद क्या पे आता है, जो बिंदु करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। यानी कि यह जो बिंदु है वह क्या एकदम केंद्र में है कि नहीं। यानी कि जो वक्ता त्रिज्या को आधा पार्ट में बांट दिया कि नहीं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ अगर मान लो कि एफ है तो यहाँ से अभी मान लो कि एफ ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप। दोनों का दूरी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमको, अगर मान लो कि वक्ता त्रिज्या के बराबर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी f है तो इतना जोड़ेंगे तब जाकर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि यहाँ से जो रिलेशन बन के आता है r बराबर क्या हो जाएगा, 2f होगा, क्या होगा, r बराबर 2f। अब क्यों होता है समझे आप। जैसे हम बताए p से f की दूरी क्या हो गया, f हो गया। अब यहाँ जो c से p की दूरी क्या है, r है। क्या c से p की दूरी क्या होता है, r होता है कि नहीं, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। अब इसके मध्य बिंदु पर काटा, वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु पर फोकस दूरी है कि नहीं। यानी कि दोनों को बराबर भाग में बांट दिया तो मान लो कि यह f है तो यह भी क्या होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए r बराबर क्या आता है, 2f। या यहाँ से हम लोग f बराबर क्या निकाल सकते हैं, r बटा में निकाल सकते हैं कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। यानी कि अगर हमसे पूछे कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है तो क्या बोलेंगे, r बराबर या f बराबर r बटा में। यानी कि कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वक्ता त्रिज्या होता है वह एक दूसरे क्या होता है, देखो यानी कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो जाएगा, 2 गुनी, और अति फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का आधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा वहां पे क्वेश्चन, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध देकर डैश दो, ठीक है। देखो फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f या f बराबर क्या बोल सकते हैं, r बटा में 2। अर्थात कह सकते हैं कि फोकस दूरी होता है ना, वक्ता त्रिज्या क्या आ जाएगी, आधी, या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 2 गुनी हो, क्या होगा, 2 गुनी। ये याद रखिए। देखो अगर आप लोगों से पूछे कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या है, आप समझो, अगर पूछे कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होती है तो आप लोग बोलिए कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f। ये तो याद रखना ही है, r बराबर क्या होता है, 2f, या f बराबर r बटा में। अर्थात कह सकते हैं फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है, आधी हो, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, आधी, या वक्ता त्रिज्या अगर बोलेंगे फोकस दूरी की क्या होती है तो क्या बोलेंगे, 2 गुनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए जल्दी, इसको नोट कर लीजिए, सही कर लीजिए। हाँ इसको सही कर लो, कोई दिक्कत है वहां पे व्हाइटनर चला लेना जहाँ पे दिक्कत होगा। हो गया, मिटा दे। लिखे था एक गोलीय दर्पण की, एक क्वेश्चन लिखिए, एक गोलीय दर्पण की, मिटा दे इसको, मिटाए। लिखिए एक गोलीय दर्पण की, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो वक्ता त्रिज्या क्या होगी, क्या होगा, वक्ता त्रिज्या क्या होगी। देखिए ऐसे एग्जाम में दिया था कि अब आगे जब पढ़ेंगे ना अवतल दर्पण, वो हमें दिया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है या वक्ता त्रिज्या इतना है,
तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर समझिए। अभी हम क्या होता है, दर्पण क्या, फोकस दूरी और दर्पण की गति क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है 2f, क्या होता है आर बराबर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बटा में लिख सकते हैं कि नहीं, यह दोनों संबंध याद रखना। एफ बराबर क्या आता है, सॉरी आर बराबर क्या जाएगा 2f, या एफ बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं आर बटा में 2। अब देखिए हमको निकालना क्या है, आर ना निकालना है, निकालना क्या, तो आर बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं आर बराबर 2f, एफ का मान कितना दिया गया 2 गुने 20, तो कितना आ जाएगा, तो 20 गुना 40 सेंटीमीटर आर का मान हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो कि यहाँ अगर यहाँ पे दिया तो वक्रता त्रिज्या तो निकाल सकते थे ना फोकस दूरी, समझ रहे कि नहीं, तो यहाँ से आर कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। दो टाइप का क्वेश्चन लिखवाया है ताकि वहां से पूछे तो तुम लोग बना लेना, ठीक है। देखो एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बना लोगे ना, सबको आना चाहिए, एक नंबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पे आर दिया गया, तो आर यहाँ पे दिया गया, हमको निकालना है क्या, एफ निकालना, यानी कि ये वाला फॉर्मूला है, एफ बराबर क्या होता है आर बटा में 2, तो आर का मान कितना दिया गया 60, यानी कि 60 बटा में 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर आगे कल पढ़ाएंगे।